धन्यवाद कन्हैया जी। गीतांजलि अंतर्राष्ट्रीय उत्सव के 18वें सत्र में मैं भी आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम सभी के लिए बहुत ही गर्व का समय है कि 2 ऐसी हस्तियां गीतांजलि के मंच पे उपस्थित हैं। मैं विशेष स्वागत करती हूँ हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर विनोद तिवारी जी का और श्रीमान अनूप भार्गव जी का। आज के जो विशिष्ट अतिथि हैं वो विज्ञान और हिंदी के बहुत ही अनूठे संगम से निकलकर बने हैं। देखते हैं आज वो हमें क्या सुनाते हैं और ये कार्यक्रम बहुत ही सफल होने की उम्मीद है और सफल से भी ज्यादा उससे ऊपर जाने की उम्मीद है। हमारे लिए आज कुछ बिल्कुल नया ये दोनों लेकर आए हैं। तो और समय मैं नहीं लूंगी और मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार जी को, जो गीतांजलि के संस्थापक हैं, उनको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। वो आए और हमारे दोनों विशिष्ट अतिथियों का परिचय हम सभी से कराएं और कार्यक्रम को आगे लेकर जाएं। डॉक्टर कृष्ण कुमार जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद कन्हैया, धन्यवाद राखी। बड़े हर्ष का विषय है और दिन भी है कि आज इस कार्यक्रम में कुछ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जिनमें कुछ आपस में मेल जोल है, जुड़ा हुआ है। पहली बात, डॉक्टर कृष्ण कन्हैया, मैं कृष्ण कुमार, अनूप भार्गव और डॉक्टर विनोद तिवारी, इन सब के बिल जो हैं हिंदी से नहीं पिए यानी निकलते हैं। ये सारे के सारे वैज्ञानिक हैं, तकनीकी करता हैं और अपने अपने क्षेत्र में रह करके हिंदी की सेवा कर रहे हैं। दूसरी बात जो बड़ी मिली जुली हुई है, सबके साथ है कि ये चारों, विनोद तिवारी जी, अनूप भार्गव जी, कृष्ण कन्हैया और मैं भी उस कड़ी में अपने आप को जोड़ लेता हूं कि बचपन से ही हिंदी से जुड़े रहे हैं, हिंदी कविताएं करते रहे हैं और इन सब में बाजी मार करके ले जाते हैं। हमसे 2 महीने आयु में छोटे, लेकिन काम में हमसे कई साल बड़े डॉक्टर विनोद तिवारी। सबसे पहली चीज जो मैंने देखी कि तिवारी जी के नाम की जो स्पेलिंग है अंग्रेजी में कम से कम, वो सबसे जुदा है। वो अपने आप को तिवारी लिखते हैं, TWWARY, जो कि हमारे ख्याल से विश्व में जितने भी तिवारी हैं उनसे बिल्कुल अलग है। और एक बात जो मैंने देखी विनोद जी की, कि विनोद जी हरदोई से आते हैं, यूपी से आते हैं। पता नहीं क्या है हरदोई में कि वो ऐसे ऐसे विद्वान, ऐसे ऐसे चिंतक लेकर के आते हैं कि जो बहुत ही कम उम्र में हासिल वो चीजें पा लेते हैं जो आम लोगों को बाद में मिलती है। हमारे छोटे भाई डॉक्टर प्रमोद मिश्रा यहाँ हैं, उन्होंने भी बहुत ही कम उम्र में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट पास किया और विनोद जी ने तो कमाल ही कर दिया कि 13 वर्ष की आयु में इन्होंने हाई स्कूल पास कर लिया यूपी बोर्ड से और 15 वर्ष की आयु में ये लखनऊ विश्वविद्यालय में पहुंच गए, जहां मैं इनसे 1-2 साल बाद गया था। और दोनों में समानता यहां भी है कि हमारे कुछ शिक्षक वही थे जो विनोद जी के रहे और समानता हमारी और विनोद जी में यही खत्म नहीं हो जाती है। वो वैज्ञानिक हैं, बहुत दूर तक पहुंचे हुए वैज्ञानिक हैं, कई चीजें उन्होंने शोध से निकाली हैं और विज्ञान के क्षेत्र में उनको भारत ने भी
और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ने भी अच्छी तरीके से सम्मानित किया। विनोद जी के नाम से कई पेटेंट हैं। अब कुछ लोग पेटेंट की बात को भी न समझते होंगे जो हिंदी से जुड़े हुए हैं, लेकिन मेरी पत्नी नेपथ्य में कह रही ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसा होता है। पेटेंट से आपके पास में उसकी आधिकारिक अधिकार रहता है। खैर, तो विनोद तिवारी जी बड़े उच्च कोटि के वैज्ञानिक हैं, शोधकर्ता हैं। ये उनकी मजबूरी है, ये उनकी जरूरत है, लेकिन हिंदी से वो बहुत पहले समय से जुड़े रहे। 7 वर्ष की आयु में, जैसा मैं जान पाया हूं, विनोद जी ने कविताएं लिखना शुरू किया। ये बात दूसरी है, बीच में तमाम कारणों से व्यवधान आए और उनकी कविता की यात्रा निरंतर नहीं चल पाई, जो बाद में गति से जड़ी पड़ी और जिसने बाद में आकर के एक अजीबोगरीब कविता संग्रह को जन्म दिया, समर्पित सत्य, समर्पित स्वप्न। ये विनोद जी की कविता संग्रह का शीर्षक है, जो अपने आप में सब कुछ कहने में सक्षम है। विनोद जी की कुछ कविताएं मैंने सुनी, देखी हैं, पढ़ी हैं, और मैं इतना ही कह सकता हूं कि जैसा कि कुछ लोग भारत में कुछ कविताओं को कहते हैं विचार कविता, विनोद जी की मुझको लगता है कविताएं विचार कविताएं हैं। और विनोद जी इतने विनम्र हैं, जब भी बात होती है उनसे तो विनम्रता टूट टूट करके सामने बहती है। ये इंसानियत का परिचारक है। तो स्वागत है ऐसे मनीषी का इस गीतांजलि के पटल पर, और उनसे बात करने जा रहे हैं विनोद तिवारी जी के शिष्य अनूप भार्गव और मेरे अनुज अनूप भार्गव, जो मेरे बड़े प्रिय हैं। और अनूप भार्गव प्रिय क्यों न हो, वो ऐसे हैं ही कि जिससे बात करते हैं, जिससे मिलते हैं, सबको यही लगता है अनूप बस उनके हैं। ये अनूप की बड़ाई है, अच्छाई है। और सबसे बड़ी बात ये है कि कई दशकों तक विनोद तिवारी जी ने, डॉक्टर विनोद तिवारी जी ने अनूप का साथ दिया, अनूप के साथ रहे और अनूप से अनुरोध भी किया और उनको बाध्य भी किया कि उनको गुरु के रूप में, गुरु तो उनके हैं, लेकिन गुरु के रूप में न देख करके, गुरु के रूप में ही न देख करके उनको विनोद के रूप में भी देखें, ताकि आपस में वो प्रेम संबंध बना रहे जो बहुत दूर तक जाता है। ये विनोद जी की के बड़प्पन को दिखाता है, फिर से विनोद जी की विचार को बताता है। और अनूप भार्गव के बारे में आप लोग कुछ समय पहले सुन चुके हैं, जान चुके हैं। अनूप ने हिंदी जगत में अपनी तकनीक के माध्यम से एक क्रांति पैदा की हुई है और उस क्रांति के पीछे तमाम लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। और जुड़े क्यों ना, क्योंकि उनकी एक एक सोच, उनके विचार कुछ ऐसे ही हैं। अनूप भार्गव की छोटी छोटी सटीक, लेखन में छोटे लगे घाव कलें गंभीर तरीके की कविताएं सबको प्रिय होती हैं। और पिछली बार लोगों ने ये भी देखा होगा कि रजनी, उनकी धर्मपत्नी, उनसे 2 कदम आगे निकल जाती हैं,
सोच की कविता देने में। पिछली बार उन्होंने सिर्फ एक कविता पढ़ी थी, सोच कविता। वो तो इसलिए मुझको लगता है रजनी जो है अनूप भार्गव की पूरक हैं, सही माने में हर मामले में पूरक हैं। और आज जिनसे बात करने जा रहे हैं, शायद वाणी मुरारका जी से मेरी मुलाकात कलकत्ते में 2014 में एक कार्यक्रम में हुई थी। पता नहीं उनको याद है या नहीं याद है, जब मैं केशरीनाथ त्रिपाठी जी के साथ में कलकत्ते में कई सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यक्रम में गया था। तो स्वागत है वाणी जी आपका भी इस पटल पर। और बड़ी अद्भुत सी बात है कि विनोद जी के विज्ञान में जो जो उन्होंने हासिल किया, भौतिकी में, फिजिक्स में जो जो उन्होंने बातें लोगों के सामने, विज्ञान जगत के सामने रखी, उस पर बात करने के लिए उनके सहयोगी, उनके प्रशंसक भी हैं, जो कि अंग्रेजी में बात करेंगे। अनूप ने जब मुझसे कहा कि वो हिंदी में बात नहीं कर सकते हैं, वो अंग्रेजी में बात करेंगे, मैंने कहा अनूप आप भूल जाते हैं कभी-कभी कि मेरा मंच गीतांजलि समुदाय बहुभाषीय है। इसमें भाषा के साथ कोई छेड़खानी हम नहीं करते हैं, हम भाषा को वैसे ही रखते हैं जैसी आती है। तो अंग्रेजी में उनकी टिप्पणी का स्वागत है। Your comments, if you are there, joined us. Your comments about Dr. Vinod Tiwari's achievements in physics will be an added bonus to Gitanjali Multilingual Literary Circle. मैंने परिचय देने में तमाम चीजें छोड़ दी हैं, जान करके छोड़ दी हैं, क्योंकि वो सब मैं रखना चाहता हूं अनूप भार्गव जी के ऊपर कि वो देख करके ले करके अपने गुरु के अंदर से झांक करके, गुरु शिष्य का रिश्ता वो होता है कि जो गुरु के बिना कहे शिष्य समझ जाता है, और शिष्य के मन की बातें गुरु समझ जाता है, और वो उनके जवाब पहले से सोच के रखता है। तो वो सारी बातें मैंने जान करके छोड़ रखी हैं कि अनूप भार्गव उसके बारे में बात करेंगे। तो आज का जैसा राखी ने शुरू में ही कहा, और नहीं मैसेज कहाँ हुआ आया ना लिंक, जैसा कि राखी ने शुरू में ही कहा था कि आज का कार्यक्रम हर कार्यक्रमों से हट करके है। एक वैज्ञानिक, एक तकनीकी एक्सपर्ट, एक शोधकर्ता, हिंदी प्रेमी से बात करेगा, और दोनों की कमजोरी है हिंदी। इसलिए मैं अब यह मंच अनूप भार्गव को समर्पित करता हूं, और अनूप और विनोद जी आपका इस मंच पे पुनः स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद विनोद जी, अब अनूप जी। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार साहब, आपके तो वक्तव्य ने मुझे अभिभूत कर दिया। तो आपने एक बात तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो बात मैं कहना चाह रहा था आपने उसे बड़े अच्छे तरीके से कह दिया, और वो ये कि मेरा डॉक्टर विनोद तिवारी को विनोद कहना ये मेरी धृष्टता न समझी जाए, बल्कि उनका स्नेह और आशीर्वाद जो उन्होंने मुझे दिया है। तो मैं जाना चाहता हूँ करीब 30 बरस पहले डॉक्टर तिवारी मेरे 30 क्या 40 बरस पहले जब डॉक्टर तिवारी मेरे प्राध्यापक हुआ करते थे बिट्स पिलानी में फिजिक्स के, तो तब तो हमारा जो संबंध था वो तो था ही, लेकिन उसके बाद जब हम अमेरिका में मिले करीब 30 बरस पहले, तो डॉक्टर विनोद तिवारी का आग्रह ही नहीं बल्कि आदेश सा था कि मैं उन्हें कुछ और ना कहूं, सिर्फ विनोद कहूं। और उस समय मुझे बहुत अजीब सा लगा था, लेकिन अब आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो मेरे ख्याल से वो एक बहुत अच्छा सुझाव था, क्योंकि उसकी वजह से जो हमारे संबंध बन सके, जिस आत्मीयता से मैं उनके पास जा सका, जिस आत्मीयता से उन्होंने मुझे मेरा मार्गदर्शन किया,
वो शायद संभव नहीं होता यदि मैं उन्हें सर या डॉक्टर तिवारी ही कहता। तो इस स्पष्टीकरण के साथ हम आगे बढ़ते हैं और विनोद की ही, मैं फिर से विनोद ही कहूंगा, तो मैं विनोद की ही 4 पंक्तियों से शुरुआत करना चाहता हूं कि चलो चमन में बहारों के ख्वाब देखेंगे, चलो चमन में बहारों के ख्वाब देखेंगे, किसी कली को कहीं बेनकाब देखेंगे, चलो जमीन की तारीकियों से दूर चलें, चलो जमीन की तारीकियों से दूर चलें, फलक के पार चलें, आफताब देखेंगे। तो आज कुछ इसी आशा के साथ कि फलक के पार डॉक्टर विनोद तिवारी के साथ हम आफताब देखने चल रहे हैं, मैं आप सबको इस यात्रा में आमंत्रित करता हूं। विनोद को, जैसा मैंने कहा कि मैं करीब 1975 से, मुझे गिनना पड़ेगा साल हुए हैं, जानने का सौभाग्य रहा है। लेकिन आज हम विनोद की पूरी जिंदगी को से गुजरने का प्रयास करेंगे। तो मैं कह सकता हूं कि मुझे भगवान ने एक दिव्य दृष्टि दी है जिससे कि मैं विनोद के, जब मैं उनसे मिला था, उसके पहले के जीवन की भी एक झलक ले सकता हूं। तो मैं आपको ले जाता हूं विनोद के कि उस उम्र में जब वो सिर्फ 5 बरस के थे और हरदोई में उनका जन्म हुआ था। तो कल्पना कीजिए कि 5 बरस का एक बालक इंद्रधनुष को देखता है और इंद्रधनुष उसे बहुत मंत्रमुग्ध सा कर देता है। उस 5 बरस के बालक की इच्छा होती है कि वो उस इंद्रधनुष के पार जाए, क्योंकि उसे लगता है कि उसके प्रश्नों के उत्तर उस इंद्रधनुष के पीछे छुपे हुए हैं और वो इस इंद्रधनुष को छूने की तलाश में एक दिन, जब बहुत बहुत सुनहरा सा इंद्रधनुष चमक रहा होता है हरदोई के आकाश में, तो वो 5 बरस का बालक चल पड़ता है इंद्रधनुष के उस पार जाने की ओर, जैसे कि कोई उसे बुला रहा है। चलते चलते वो थक जाता है, एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और अगला दृश्य ये होता है कि गांव के सभी लोग उस सोते हुए बालक को अपने घर लेकर आते हैं। तो ये हैं डॉक्टर विनोद तिवारी। तो मैं सबसे पहला सवाल जो आपने भी सोचा होगा, सभी ने सोचा होगा, मैं विनोद को ले आना चाहूंगा हरदोई की तरफ और मैं चाहूंगा कि वो हमें कुछ अपने संस्मरण सुनाएं कि कैसे इंद्रधनुष ने और रात को सोते समय, छत पे सोते समय आकाश गंगा को देखते हुए कैसे उनका प्रकृति के प्रति प्रेम और फिर कविता के प्रति प्रेम और फिर उसके बाद किस तरह से वो भौतिक शास्त्र तक पहुंचते हैं, उसकी एक जरा झलक हमें दें डॉक्टर तिवारी। अनूप, बहुत अच्छा लगा। और उसके पहले डॉक्टर कृष्ण कुमार जी का भी मैं धन्यवाद कर दूं। उन्होंने तो मेरे विषय में इतनी अच्छी बातें कही हैं कि मेरा स्वयं अपने प्रति सम्मान बढ़ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कृष्ण कुमार जी। और अनूप को देख के यहाँ खास खुशी हो रही है। अब अनूप ने थोड़ा सा मुझे मेरे विषय में बताया, मैं भी बता दूं। जब अनूप से मैं पहली बार मिला था, एक छोटा बच्चा था, पिलानी में पहला साल था इसका, और तब इसकी एक कविता सुनी थी मैंने। तो मैं एकदम अचंभित रह गया था कि ये छोटा फर्स्ट ईयर का बच्चा इसने एक इतनी सशक्त बात कही थी कि अभी भी मेरे दिमाग में रहती है वो। अनूप और मैं दोनों ही महात्मा गांधी के बहुत बड़े भक्त रहे हैं। उनके विषय में इसकी एक कविता थी, पता नहीं आप लोगों ने पढ़ी कि नहीं। अरे अब मैंने कहा ना, इतनी सशक्त कविता थी, मुझे हमेशा याद रहती। वो कहता है, लिखता है कि बापू से कि नाथूराम गोडसे ने तो तुमको एक बार मारा था, हम तुम्हारा रोज हनन करते हैं। ये इतनी बात एकदम से पिंच की मुझे, और ये कि
फिर मैंने थोड़ी सी बात की कि, और ये उसके बाद अनूप की कई कविताएं मुझे बहुत अच्छी लगती, वो बीच में मैं जिक्र करूंगा, लेकिन ये बात मुझे कभी कभी नहीं भूलती। तो अब अनूप के सवाल पे वापस आए कि ये हरदोई से तो मेरा एक एक पल, एक एक याद उसकी हमेशा ताज़ी रहती है। और ये जो इंद्रधनुष की बात है, ये तो मेरे बहुत नजदीक है। अभी भी मुझे लगता है कि मैं उस दिन थोड़ा जल्दी हार मान गया। वो जो इंद्रधनुष था पेड़ों के बहुत नजदीक था, थोड़ी देर और चलते तो पहुंच जाते। ये बात मेरे दिमाग में हमेशा रहती है, और आज भी ऐसा होता है। कई बार असफलता के बहुत पास तक पहुंच के जैसे नींद सी आने लगती है, तो फिर मुझे वो बात याद आ जाती है। मुझे लगता है नहीं, थोड़ा और शायद पहुंच ही जाए। और कई बार पहुंचे हैं जहां तक पहुंचना चाहते हैं। कई बार मंजिल देखते रह जाते हैं और उसके नजदीक तक पहुंच जाते हैं। तो संघर्षों की बात जो कही एक बार हम लोगों ने की, तो ये संघर्षों का ये बात हमेशा रहती है मेरे दिमाग में कि संघर्ष तो है ही। तो हरदोई उस समय न तो वहाँ ट्रैफिक था ज़्यादा, इतनी साफ सुथरी हवा थी, सब कुछ साफ सुथरा दिखता था, आसमान में इंद्रधनुष तो बहुत साफ दिखता था। फिर हम लोग गर्मियों में छत पे ऊपर सोते थे, छत के ऊपर, और अक्सर नींद नहीं आती थी, मैं आसमान देखता रहता था, बहुत अच्छा लगता था। ये आकाश गंगा से बहुत फैसिनेशन होता था मुझको कि ये क्या चीज है, ऐसे पूरे आसमान में छाई हुई है। और फिर जब कभी कभी बादल दिखते थे एक दो, तो मैं बादलों की शक्लें भी देखता रहता था। तो उससे आकाश से मुझे प्यार सा हो गया कि यहाँ तो एक एक नक्षत्र, और उस समय नक्षत्र और ग्रहों में अंतर पता नहीं था, सिर्फ देखते रहते थे। तो धीरे धीरे वो मन किया, और उसी में 7 वर्ष की आयु में मैंने स्कूल आरंभ किया। तो उस समय ये 47 की बात है, 1947 में। तो 1947 में भारत आजाद हुआ था। तो ये भारत में नए नए नियम शुरू हुए थे, अंग्रेजों का राज्य खत्म हुआ था। तो उस समय किस आयु में बच्चा शुरू करता है पढ़ाई, ये परिभाषित नहीं था ठीक से, नए नियम बन रहे थे। एक बहुत ही बेहुदा प्लान बनाया था उसके पहले के शासकों ने। वो ये कि हिंदुस्तान में 2 तरह के स्कूल होते थे शुरू के, एक वर्नाक्यूलर कहलाता था, एक अंग्रेजी स्कूल कहलाता था। तो जो गांव के जो लोग थे वर्नाक्यूलर स्कूल में, तो वो जब 8वां पास करते थे, नहीं उस समय 7वां था मिडिल स्कूल, तो 7वां पास करने के बाद शहर में आगे अगर पढ़ना है उनको, तब शहर में तीसरे दर्जे से शुरू करते थे। तो इनको 4 साल का फर्क हो जाता था गांव वालों का। ये भारत सरकार ने तुरंत, उत्तर प्रदेश सरकार ने खत्म किया। तो मैं उस बीच का हूँ कि ये गांव का नियम चलेगा मेरे ऊपर या शहर का चलेगा। तो मेरी होम स्कूलिंग रही 7 वर्ष तक। तो 7 वर्ष की अवस्था में फिर जब भारत आजाद हुआ, तो फिर मेरे पिताजी ने मेरे स्कूल में दाखिला कराने की कोशिश की। तो जो वहाँ का सबसे अच्छा स्कूल था, हरदोई का जो सबसे अच्छा माना जाता था, उसमें तो पता नहीं उनके दिमाग में ये आया कि 5वें दर्जे के लिए कहा प्रिंसिपल से। तो प्रिंसिपल ने कहा नहीं, अभी छोटा है 5वें के हिसाब से। तो मेरे पिताजी ने कहा अच्छा, इसका आप उसकी परीक्षा तो ले ही लें। परीक्षा से एडमिशन हो रहा था, फिर उसको अनुभव हो जाएगा परीक्षा का, उसके बाद जो ठीक करने करें। तो उन्होंने मेरी परीक्षा ली, एडमिशन टेस्ट लिया, तो उसमें मैं अच्छा पास हो गया। तो प्रिंसिपल ने कहा नहीं, बहुत अच्छा लड़का है, ठीक है, इसको आप अगले साल लाइएगा, तो या 2 साल बाद तब होगा दाखिला। मेरे पिताजी वकील थे, उन्होंने कहा ये तो अब हो ही नहीं सकता, एक बार आपने परीक्षा ले ली और उसे योग्य पाया तो उसका एडमिशन मना नहीं कर सकते। तो मेरे पिताजी तुरंत लखनऊ लेके वहाँ पे हाई कोर्ट में उन्होंने रिट दायर की। तो मेरा वहाँ हाई कोर्ट से भी यही माना गया फैसला। तो मेरा एडमिशन 7 साल की उम्र में 5वें में हो गया। और हरदोई में लोग मुझे, स्कूल में लोग गौर से देखते थे कि इसको तो सरकार ने एडमिशन करवाया इसका। तो ये बात मुझे ख्याल रहती है, एक तरह का पहला संघर्ष मेरा यही था कि कैसे एडमिशन हो। तो जो कृष्ण कुमार जी ने कहा कि वो ये बात इस तरह से मैं
7 साल की उम्र में 5वीं में मैंने शुरू किया। और हिंदी से लगाव तो मैं पता नहीं कैसे हुआ, लेकिन मैं हिंदी से लगाव मेरा ख्याल स्वाभाविक है, क्योंकि हिंदी ही बोलते हैं सब जगह और हिंदी में अपनी बात कह सकते हैं आसानी से। एक अच्छा, हाँ 47 में एक ये बात भी थी कि एक और आप लोगों को इतिहास का पता नहीं होगा, सब छोटे छोटे लोग हैं, ये उत्तर प्रदेश की जो आधिकारिक सरकारी भाषा थी वो उर्दू थी। तो 47 में तुरंत बदली है ये बात कि फिर हिंदी हो गई, और हिंदी में से उर्दू से कोई दुश्मनी हम लोगों को नहीं रही, हम लोगों को नेचुरली उर्दू से प्यार रहा। कुछ लखनऊ का असर था, कुछ हरदोई का असर था, तो उर्दू से प्यार बहुत रहा हम लोगों को, पढ़ना भी थोड़ा था। लेकिन जो यूपी की आधिकारिक भाषा हिंदी हो गई, तो ये सब सुनते थे 7 साल की उम्र में कि ये भाषा में ये आधिकारिक भाषा है, ये बोलने की भाषा है। तो उर्दू से भी प्यार रहा, हिंदी से भी प्यार रहा। तो उसमें मेरे पिताजी को भी शौक था शायरी का, गालिब वगैरह की बात करते रहते थे अक्सर। तो उससे मुझे ये पता नहीं कैसे ख्याल किया कि अगर अपनी बात कहनी है तो कविता में अच्छी तरह कह सकते हैं। तो मैं हर बात अपनी बात में, बादल कोई दिखा तो उसके विषय में कुछ कह देता था। इस तरह से शुरू हुआ। तो ऐसे ही मेरा कविता में मुझे रुचि शुरू हुई। फिर विज्ञान में रुचि कैसे शुरू हुई ये थोड़ा सा बाद में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद, आपने अपने बचपन में ले गए आप हमें, और अपनी कविता से प्रेम कैसे हुआ उसके बारे में आपने बताया। तो आपका मैं एक जगह पढ़ रहा था जिसमें आप बात करते हैं, आपसे अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि कैसे एक भौतिक शास्त्री होने के नाते कैसे आप कविता और भौतिक शास्त्र को जोड़ते हैं। और आप कहते हैं कि आप कविता और भौतिक शास्त्र को नहीं जोड़ते, कविता आपको भौतिक शास्त्र से जोड़ती है। तो प्रकृति और फिजिक्स से जो आपका प्रेम था, और एक तरह से देखा जाए तो प्रकृति को समझने के लिए, प्रकृति के सौंदर्य को समझने के लिए आप भौतिक शास्त्र की तरफ मुड़े, क्योंकि उसका उत्तर कुछ हद तक आपको बताया गया कि भौतिक शास्त्र में ही है। तो उस यात्रा के बारे में, उसके बारे में संक्षेप में मैं आपसे काफी सवाल पूछना चाहता हूं, तो हम कोशिश करें कि मैं आपसे छोटे छोटे सवाल पूछूं और आप छोटे छोटे उत्तर दें, और हम आपके बारे में इस कम समय में बहुत कुछ जान सकें। बिल्कुल ठीक बात तुमने कही। वो देख के मेरा ख्याल है सभी बच्चों को उत्सुकता, कौतुक तो होते ही होंगे। जब इंद्रधनुष दिख रहा है तो बड़ी अजीब सी चीज थी कि ये कितना अच्छा सुंदर लाल 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 पीला 5-6 रंग तो साफ साफ दिखते थे, कभी कभी और भी बहुत रंग दिखते। तो होती थी उत्सुकता कि कैसे बन गया, कहाँ से आया। और फिर आकाश में इतनी सारी चीजें अचंभे की दिखती थी। ये नक्षत्र दिखते हैं, बीच में चंद्रमा दिखता है, कभी सूर्य दिखता है, सूर्य दिखता है तो ये सब नहीं दिखते। तो ये सब सवाल मेरे ख्याल सभी बच्चों को उठते होंगे। लेकिन इंद्रधनुष और आकाश गंगा से मुझे बहुत अचंभा रहता था, और ये एक विशेष समय पे दिखता था। ये भी मैंने अपने आप ही इसका निष्कर्ष निकाला कि इंद्रधनुष हमेशा शाम को या फिर सुबह निकल सकता है, और सूरज उधर है तो इंद्रधनुष इधर दिखेगा। ये सब सामान्य उत्सुकता की बात है। तो मैं पूछता था, तो 7 साल की उम्र में ही मैंने शुरू किया स्कूल जाना। तब वहां पे कोई एक अध्यापक जी थे, वो विज्ञान के नाम पे कुछ पढ़ाते थे। तो विज्ञान क्या है ये तो नहीं, लेकिन उन्होंने ये बताया कि विज्ञान में सारे प्रश्नों के उत्तर हैं। तो मैंने उनसे तुरंत पूछ दिया कि इंद्रधनुष कैसे बनते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो एक भौतिक शास्त्र होता है, उसमें इसका उत्तर दिया होता है। उसके बाद वो बात खत्म हो गई। लेकिन वो बात, मुझे भौतिक शास्त्र के बारे में और कुछ नहीं पता था, सिर्फ ये कि अगर इंद्रधनुष समझना है और इंद्रधनुष के उस पार जाना है तो भौतिक शास्त्र ही ले जाएगा। तो 7 वर्ष की उम्र में मैंने निश्चय किया था कि अब भौतिक शास्त्र ही पढ़ना है। ऐसी हुई। तो चलिए विनोद, अब आपकी बात हो रही है प्रकृति से प्रेम,
कविता से प्रेम और भौतिक शास्त्र से प्रेम, तो मुझे आपकी एक जो बेहद सुंदर कविता है जीवन दीप, जिसमें आपने अपने कविता के प्रेम की और भौतिक शास्त्र के प्रेम की, और वो दोनों कैसे एक ही दृष्टि से आप देखते हैं, दोनों को, प्रकृति के रहस्यों को भौतिक शास्त्र में ढूंढते हैं, उस पे तो चलिए अब आपकी एक कविता की तरफ चलते हैं। अगर आपके पास है, आपकी किताब पे तो हम आएंगे ही, लेकिन उसी किताब से जो एक आपकी कविता है, उसकी, विनोद तिवारी की समर्पित सत्य समर्पित स्वप्न, इस पर हम लोग और चर्चा करेंगे। लेकिन अभी एक कविता हम सुनना चाहेंगे डॉक्टर विनोद तिवारी से, जो उनके कवि मन और भौतिक शास्त्री को जोड़ती है। चलो, जो तुम्हारा आदेश है वो जरूर सुनाएंगे। और ये बात ठीक है कि ये कविता जब मेरे मन में आई थी तो सचमुच कुछ और बातें हो रही थी। तो मैं कह रहा था कि भौतिक शास्त्र को मैंने विशेष योगदान नहीं दिया, लेकिन भौतिक शास्त्र ने मुझे बहुत कुछ दिया है। और विश्वास की जब बात चलती है तो मुझे लगता है कि मेरा सबसे सशक्त विश्वास भौतिक शास्त्र पर ही है। और मैं अक्सर सभी लोगों से कहता हूँ कि फिजिक्स के जो कानून है वो कोई भी इनका उल्लंघन नहीं कर सकता। लोग बुरा न माने, लेकिन ये मैं दूसरा सेंटेंस ये भी कहता हूँ कि भगवान भी नहीं तोड़ सकते जो फिजिक्स के लॉज हैं। इसलिए नहीं कि भगवान तोड़ नहीं सकता, इसलिए कि भगवान ने ही बनाए हैं भौतिक शास्त्र के नियम। भौतिक शास्त्र नियम बनाता नहीं है, नियम समझता है। तो ये भगवान के नियम है, इनको भगवान स्वयं नहीं तोड़ेंगे, उनके अपने नियम है। तो भौतिक शास्त्र पे विश्वास और इस पे ये है इस कविता में। तो अनुज के आदेश पे आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। है अनुमति? जी, स्वागत है सर। तो इसका शीर्षक है जीवन दीप। मेरा एक दीप जलता है, मेरा एक दीप जलता है, अंधियारों में प्रखर प्रज्वलित, तूफानों में अचल अविचलित, ये दीपक अविजित अपराजित, मेरे मन का ज्योति पुंज जो जग के ज्योतिर्मय करता है, मेरा एक दीप जलता है। क्या बात है। फिर आपका ध्यान चाहूंगा अगले अंतरा पे। स्वागत। सूर्य किरण, यही बात, ये मेरे व्यक्तित्व की बात है। सूर्य किरण जल की बूंदों से छनकर इंद्रधनुष बन जाती है। ये जब बात मुझे पता चली कि सूर्य किरण से ही इंद्रधनुष दिखता है, तो मुझे इतना अचंभा हुआ था आज 7-8 साल की उम्र में। उसकी अभिव्यक्ति मैंने बहुत दिनों बाद इस कविता में की। तो सूर्य किरण जल की बूंदों से छनकर इंद्रधनुष बन जाती, वही किरण धरती पर कितने रंग बिरंगे फूल खिलाती। ये कितनी विभिन्न घटनाएं, पर दोनों में निहित प्रकृति का नियम एक है जो अटूट है। पर दोनों में निहित प्रकृति का नियम एक है जो अटूट है। ये सोचिए कि बहुत अचंभे की बात है कि फूल में जो रंग दिखते हैं, जो इंद्रधनुष जैसे बनता है, इन दोनों में प्रकृति का नियम एक ही है। ये इतनी अचंभे की बात लगती थी शुरू में, इसीलिए मुझे बहुत अधिक रुचि रही भौतिक शास्त्र में और कविता में। एक फिर से सुनिए। तो सूर्य किरण जल की बूंदों से छनकर इंद्रधनुष बन जाती, वही किरण धरती पर कितने रंग बिरंगे फूल खिलाती। ये कितनी विभिन्न घटनाएं, पर दोनों में निहित प्रकृति का नियम एक है जो अटूट है। इस पर अधिक आस्था मुझको, जो विज्ञान मुझे जीवन में पग पग पर प्रेरित करता है, मेरा एक दीप जलता है। बहुत बहुत सुंदर। और आपने कितनी खूबसूरती से कविता और भौतिक शास्त्र को एक ही माला में पिरोने की खूबसूरत कोशिश की। धन्यवाद। अंतिम संधि सुन लो। जी जी। ये बात भी मुझे बहुत फैसिनेट करती थी शुरू से ही। ये विशाल ब्रह्मांड, ये विशाल ब्रह्मांड, यहाँ मैं लघु हूं लेकिन हीन नहीं। वाह वाह वाह। ये ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा है, मैं इस कमरे में बैठा हूँ, ये मुझसे बहुत बड़ी छत है, इसको और आगे देखो, ये पूरा संसार मुझसे बहुत बड़ा है, अमेरिका बहुत बड़ा है, अर्थ बहुत बड़ी है।
अर्थ भी जो है एक सोलर सिस्टम का एक छोटा सा अंग है। तो ये विशाल ब्रह्मांड यहाँ मैं लघु हूँ लेकिन हीन नहीं हूँ। मतलब मुझे भी भगवान ने बनाया है, भगवान ने ही इस जमीन को बनाया है, तो मुझे कुछ सोच कर ही बनाया होगा, तो मैं हीन नहीं हूँ, बनाया हूँ उसी का। तो ये विशाल ब्रह्मांड यहाँ मैं लघु हूँ लेकिन हीन नहीं हूँ, मैं पदार्थ हूँ, ऊर्जा का भौतिकीकरण हूँ। आइंस्टाइन ने पहली बार बात बताई थी, मैं पदार्थ हूँ, ऊर्जा का भौतिकीकरण हूँ, नश्वर हूँ पर क्षीण नहीं। बहुत अच्छे। नश्वर हूँ पर क्षीण नहीं हूँ, मैं हूँ अपना अहम, शक्ति का अमिट स्रोत जो न्यूटन के सिद्धांत से लिखा, परम सत्य है, सुंदर है, शिव है, शाश्वत है, मेरा ये विश्वास निरंतर मेरे मानस में पलता है, मेरा एक दीप जलता है। धन्यवाद। बहुत अच्छे विनोद। लघु हूं लेकिन हीन नहीं हूं, इतनी बड़ी बात आपने कही है कि अपने आप की लघुता को समझते हुए भी जो आपका महत्व है उसको आपने रेखांकित किया है। बहुत बहुत सुंदर। और चलिए अब हम आगे चलते हैं, और क्योंकि जैसा कि गीतांजलि की इस व्याख्यान माला का एक उद्देश्य रहा है कि हम व्यक्ति के संघर्षों की बात करें, तो आज जब हम आपको ऊपर से देखते हैं तो एक बेहद सफल भौतिक शास्त्री की तरह देखते हैं, एक बेहद सफल संवेदनशील कवि की तरह देखते हैं। लेकिन मुझे विश्वास है और मुझे मालूम है, मैं कहना चाहूँगा कि आपने संघर्ष भी किए हैं अपनी जिंदगी में। एक छोटे से गांव हरदोई से चलकर यहाँ तक पहुँचना एक सरल सहज यात्रा नहीं हो सकती। मैं आपकी एक किताब पढ़ रहा था, जो आपकी जो किताब है मैं पढ़ रहा था, और उसमें एक कविता है जो विशेष रूप से मेरा ध्यान आकर्षित करती है कि मैं जिंदा रहूंगा। उसकी दो पंक्तियां जो हैं वो विशेष रूप से कि इसलिए मैं चोट खाया सर उठाकर मौत को ललकारता हूं, आज से मैं तलखियों के जोर पे जिंदा रहूंगा। जरूर मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जरूर कोई कहानी है इसके पीछे, आपका संघर्ष छिपा हुआ है इन पंक्तियों में, उसकी तरफ कुछ ध्यान डालेंगे और ये कविता भी आपसे सुनना चाहेंगे हम। हाँ, ये कविता जिस दिन मैंने लिखी थी उस दिन संघर्ष की चरम सीमा पहुंच गई थी, और तभी ये कविता अपने आप अभिव्यक्त हुई। ये बहुत व्यक्तिगत कहानी है मेरी अपनी, और सामान्यतः शायद पता नहीं बता पाते कि नहीं, लेकिन यहाँ इस मंच पे बहुत अच्छा लग रहा है, खासतौर से ये सोच के कि और भी कितने युवा लोग हैं आज उसी तरह के संघर्षों से गुजर रहे होंगे जिनसे मैं गुजरा हूँ। इसलिए जब बात हो रही थी तो मैंने सोचा ठीक है, आप लोगों से ये अपनी कहानी शेयर करूंगा। स्वागत है। थोड़ी सी लंबी हो सकती है, इसको पूरा कहने के लिए आप कल्पना करें एक संघर्ष कहाँ से कैसे शुरू होता। कल्पना करें एक मध्यम वर्गीय परिवार की, और उसमें जो बड़ा लड़का है पढ़ने में अच्छा है, और उन दिनों 40s-50s में सभी पेरेंट्स के लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि बच्चा सरकारी नौकरी करे और खासतौर से आईएएस बन जाए। उस समय आईएएस का बहुत महत्व था, और अगर बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो आईएएस बन जाएगा तो पूरे परिवार के भाग्य खुल जाएंगे और सम्मान भी होगा और पैसे भी होंगे। तो मेरे पिताजी को भी, मैं अपनी बात में आऊँ कि यही था कि ये पढ़ने में मैं काफ़ी अच्छा ही था, तो उनको तो विश्वास था कि ये तो आईएएस में ज़रूर आ जाएगा। और मुझे आईएएस का पता ही नहीं था, 7 वर्ष की अवस्था में ही सोच लिया था कि मुझे तो भौतिक शास्त्र ही पढ़ना है। जब मैंने एमएससी किया तो उस समय अब पढ़ाई खत्म हो गई, तो मेरे पिताजी सोच रहे थे अब ये करेगा आईएएस, लेकिन कहिए मेरे भाग्य से ये कि आईएएस में 21 साल की उम्र मिनिमम होती थी, तो मैं 19 साल का ही था। तो मेरे पिताजी सोच रहे थे चलो 2 साल अभी कुछ कर ले तो फिर आईएएस करेगा, लेकिन खैर मुझे तो रिसर्च ही आरंभ करनी थी।
तो रिसर्च में स्कॉलरशिप थोड़ी मिलती थी उस समय, 200 रुपए। उस समय मुझे दिल्ली में एक बहुत ही विशेष रिसर्च फेलोशिप होती थी, ऑल इंडिया फेलोशिप कराती थी, वो मुझे मिल गई 200 रुपए में। तो उसमें सम्मान बहुत था, पैसे कम थे। जो मेरे साथ के जिन लोगों ने नौकरी की उनको उस समय 300-400 रुपए महीने मिलता है। आजकल सुनते हैं 3-4 लाख मिलता है लोगों को, लेकिन उस समय 300-400 मिलता था। तो ये थोड़ी सी, ये तुरंत ये बात शुरू हुई कि घर में, वैसे आर्थिक स्थिति मेरी हम लोगों की ठीक थी, लेकिन इतनी अच्छी नहीं हुई जितनी हो सकती थी। मेरे 3 भाई बहन और थे, 1 भाई बहन। तो मेरे पिताजी का मेरे ऊपर ये जोर सा रहता था कि मुझे ये भी लगा था, ये चाहते हैं कि मैं नौकरी करूं, और ये कुछ तो पैसों की कमी रहती थी। फिर जब पीएचडी शुरू किया है मैं, उसमें आप सोच ही सकते हैं करीब करीब हर रोज एक संघर्ष सा होता है। एक कोई प्रॉब्लम होती है रिसर्च की, वो सॉल्व नहीं हो रही है। उस समय मुझे साहिर की एक नज्म ने बहुत सहारा दिया। साहिर की नज्म उस समय में वो लगता था पीएचडी वालों के लिए बनी है। वो मेरे नदीम मेरे हमसफर उदास न हो, उसमें शुरू होती है लाइन की, हर एक तलाश के रास्ते में मुश्किलें हैं मगर हर एक तलाश मुरादों के रंग लाती है, हजारों चांद सितारों का खून होता है, तब एक सुबह फिजाओं में मुस्कुराती है। ये बात आज भी, कल रात को भी मेरे दिमाग में थी कि हजारों चांद सितारों का खून करना पड़ेगा अगर सुबह चाहिए। तो मैं अक्सर रात को 2-3 बजे तक मैं काम करता हूँ, कुछ लिखता हूँ अगर, तो वही एकदम बारी की बात, हर एक तलाश की रास्ते में मुश्किलें हैं मगर। तो हर रोज ये एक चलता था कि मेरे मन में संघर्ष कि काम नहीं हो रहा है। तो फिर अच्छा, फिर वही साहिर की बात, हर एक तलाश के रास्ते में मुश्किलें हैं मगर। लेकिन मुश्किल की इंतहा तब हुई जब, अब एक दिन और सोचिए कि ये प्रोफेसर लक्ष्मण कोठारी, उनके पिताजी प्रोफेसर जीएस कोठारी बहुत मशहूर भौतिक शास्त्री थे। तो मेरा सौभाग्य रहा कि मैं उनसे काफी, वो मेरे ऊपर मेहरबान थे, तो उनसे काफी मिलता जुलता रहता था। तो डीएस कोठारी जी मुझे काफी प्रेरणा देते रहते थे। तो कई बार कुछ कठिनाई होती थी तो मैं उनके पास जाता था, तो कुछ कहते थे अच्छी बात। तो फिर मेरी पीएचडी पूरी हो गई थी सिर्फ। तो बहुत बढ़िया दिन था मेरी जिंदगी में एक तरह से। उस समय वर्ड प्रोसेसर वगैरह नहीं थे, हाथ से, और वो मैं गया था देने प्रोफेसर को कि अब आप देख लें तो वो अप्रूव करें तो मैं लिखूं, सबमिट करूं पीएचडी। 3 साल ही हुए थे। तो वो मैं लेके गया था प्रोफेसर साहब से मिलने, और वहीं पे उनके कमरे के नेक्स्ट ही डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी थी। तो वो वहां पे थे नहीं, तो उनके इंतजार में मैं लाइब्रेरी में बैठ के नए जो जर्नल्स आए थे, अच्छा ये आप उन दिनों की बात है जब इंटरनेट वगैरह होती नहीं थी, तो यहाँ पे सोचिए कि एक फिजिक्स में कोई रिसर्च हुई जिसका पेपर पब्लिश हुआ अमेरिका में मान लीजिए, तो उसको हिंदुस्तान तक पहुंचते पहुंचते वो जर्नल 3-4 महीने लग जाता था। तो यहाँ पे जो काम हुआ है उसकी खबर हमको दिल्ली में समझिए कम से कम 3 महीने बाद ही मिलती थी। तो मैं वही जर्नल देख रहा था, मुझे याद है अभी भी, एकदम से वो फिजिकल रिव्यू का जर्नल मैंने उठाया, ऐसे ही ग्लांस कर रहे थे कि अभी प्रोफेसर साहब आएंगे उनसे बात करेंगे। तो मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि उस जो पेपर देखा मैंने, शीर्षक करीब करीब वही था जिस तरह का मैं काम कर रहा था। तो उत्सुकता हुई, थोड़ा और ध्यान से देखा, उसको पूरा पढ़ा तो ताज्जुब होता रहा कि तो मेरे काम के विषय में ही है। तो एकदम से मजा भी आया, ताज्जुब भी हुए। तो फिर जब भी पढ़ा पूरा, उतना तो नहीं पढ़ा लेकिन ये देखा कि ये तो मेरा ही। तब अचानक जो इसमें जो थे वो समझ में आए कि अब तो मेरी थीसिस तो बेकार हो गई। तो उसी समय एकदम से मुझे याद है लक्ष्मण कोठारी जी घुसे, बोले क्या हो रहा है, क्या हाल है। तो मैं कह नहीं पाया, कुछ रुआसा से हो गए कि ये तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो मैंने उनको दिखाया वो पेपर। दोनों भी बहुत ताज्जुब हुआ। तो अब ये समझिए कि वो दिन जो मेरी जिंदगी का बहुत सुहाना दिन था। बहुत सारी बातें उन दिनों हो रही थी। एक मुझे अमेरिका में फेलोशिप भी मिली थी, बफलो यूनिवर्सिटी में। सब कुछ था, मेरे का ये होगा, इसके बाद ये करेंगे, फिर बफलो जाएंगे। लेकिन वो एक तरह से सारे सपने ढह गए।
कोठारी साहब ने भी कहा हाँ तो करना ही है। उसके बाद जो स्कॉलरशिप वहाँ 200 रुपए की मिलती थी वो भी उस समय तक 300 हो गई थी, वो भी पता नहीं मिलेगी कि नहीं, क्योंकि वही काम दोबारा करने में लगता था। मुझे 2-3 साल और लगेंगे। और फिर मुझे अपने घर की बात आ रही याद अपने पिताजी की कि अरे अभी तक तो धैर्य रखे रहे, अब उनसे कहें कि नहीं वो PhD में मैं ये कहना पड़ेगा मैं फेल हो गया। कभी फेल हुआ नहीं किस सब्जेक्ट में, PhD में फेल हो गए। तो उस दिन ये मुझे लगा कि अब तो पूरा ढह गया आसमान। तब ये कविता समझिए लिखी थी। और इस कहानी का अंत थोड़ा सा अच्छा है। उसमें मैं बहुत ही डिप्रेस था जब ये गिरी की। तब एक मेरे मित्र एक डॉक्टर थे एक गांव में, तो उनके पास जाके मैं रुका हूं कुछ दिन। तो वहां पे मैंने देखा कि एक बार एक उस किसान का लड़का बीमार था। लड़का 30-35 साल का रहा होगा शायद। तो वो मेरा डॉक्टर दोस्त उसको देखने गया, तो मैं भी उसके साथ गया। तो डॉक्टर दोस्त ने कहा कि देखो ये इसकी हालत बहुत खराब है। वैसे कुछ नहीं है, शहर होता तो ये दवा मिलती तो शायद ठीक हो जाता, लेकिन अब पता नहीं ठीक कर पाएंगे कि नहीं। उसके पास कुछ था नहीं, गाँव के अस्पताल में खास दवाएं भी नहीं थी। तो मुझे उस किसान की इतनी याद आती रही कि इसका बेटा इतना बीमार है। फिर क्या हुआ, कुछ दिनों बाद पता चला कि वहां पे कुछ कमोशन हो रहा था कि सब लोग जा रहे थे देखने क्या हो रहा है। तो खलिहान में आग लगी हुई थी, उसी किसान की पूरी फसल जल गई थी। तो जब वो अभी याद के मेरा गला ढूंढता था, मुझे उसकी याद है। वो पता नहीं किसान कहाँ है भी कि नहीं। तो मैं गया अपने दोस्त के साथ खलिहान में। तो वहां जो आग लगी हुई थी, तो कुछ लोग बाल्टी से पानी डाल रहे थे गेहूं के ऊपर। और वो जब आग बुझ गई एक तरह से, तो उसमें से उसने इकट्ठा किया जो भी गेहूं उसके लिए बचा था। तो जरा सा था, तो उसमें कैसे साल भर उसको पार लगाना था। तो मैंने उसको थोड़ी सी मदद की उसको गेहूं उठाने में। तो मैंने उससे पूछा कि अब कैसे काम चलाओगे। तो उसने ऐसे ऊपर इशारा किया कि वो पार लगाएगा। तो वहां से तो मैं चला आया, लेकिन ये बात मेरे दिमाग में रही कि मैं इतनी सारी किताबें पढ़ चुका हूँ, इसने तो कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, लेकिन इसको ये विश्वास है कि वो पार लगाएगा, वो मुझे क्यों नहीं। तो उस दिन ये ज्ञान की प्राप्ति हुई मुझे। और तब मुझे लगा कि हाँ, ये अपने ऊपर विश्वास रखें तो वो पार लगाएगा, या फिजिक्स पार लगाएगी, लेकिन पार लगेंगे। तब ये थी एक कविता पूरी हुई। तब मुझे लगा कि बस अगर संघर्ष है तो ये जो इसमें लाइन है कि पहली पंक्ति पहले छंद में वो है, लेकिन दूसरे छंद में कि ये मैं समुद्र की तरफ से जोर से टकरा गया हूँ, ये कि अच्छा ठीक है समुद्र, चलो टकरा के देखते हैं। तब ये हुआ था। तो कविता अभी सुना दूं? छोटी सी कविता है, सुनाइए आप। हाँ चलो सुनिए। मैंने ये उसी मूड में, अब मेरा वो मूड आ ही गया है, तो वो मैं कविता ठीक से पढ़ सकता हूँ। ये अभी भी मुझे याद आती है तो मन में अच्छा भी लगता है, संघर्ष की अनुभूति भी होती है। और जो अभी आज के युवा वर्ग हैं उनके भी संघर्ष एक से एक बड़े संघर्ष होते होंगे। बहुत सशक्त कविता है आपकी ये। आज मैंने देख ली है कश्मकश की इंतहा। PhD के ऊपर सब कुछ था, लेकिन आज देख ली। तो इसका शीर्षक है मैं जिंदा रहूंगा कविता का। आज मैंने देख ली है कश्मकश की इंतहा, नाकामयाबी का तमाशा 6 महीने की अमावस। साधारणतः एक रात की अमावस होती है, लेकिन उत्तरीय दक्षिणी पोल पे जो रात होती है 6 महीने तक चलती है, तो अमावस की लंबाई भी बढ़ जाती है। आज मैंने देख ली है कश्मकश की इंतहा, नाकामयाबी का तमाशा 6 महीने की अमावस। आज मैं गम के समुंदर की तली से जोर से टकरा गया। ये नहीं गिरे हैं, फिर ये कि चलो टकरा के देखते हैं। तो आज मैं गम के समुंदर की तली से जोर से टकरा गया हूँ। सोचता हूँ अब कहाँ से आएंगी गहराइयां, जिनमें हिमालय का अहम भी डूब जाए।
हिमालय तो डुबो दो, हम कैसे डुबो। बहुत सुंदर। सोचता हूँ अब कहाँ से आएंगी गहराइयां जिनमें हिमालय का आम भी डूब जाए, इसलिए मैं चोट खाया सर उठाकर मौत को ललकारता हूँ। वाह वाह, आज से मैं तलखियों के जोर पर जिंदा रहूंगा। बहुत जिंदगी में उसी से शक्ति हासिल करूंगा। तो ये है उस दिन बहुत की सुंदर विनोद, बहुत सुंदर। और चलिए, अब थोड़ा समय कम है तो मैं कुछ बातें जो मैं आपसे पूछना चाहता था वो मैं संक्षेप में मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं। तो डॉक्टर विनोद तिवारी की जो काव्य यात्रा है उसके बारे में विनोद तो कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन इसलिए मैं ही कह देता हूं। तो डॉक्टर तिवारी का एक गीत जो मुझे बेहद पसंद है, जिंदगी के मोड़ पर ये प्यार का नाता हमारा, और ये हमें समय होता तो हम शरद से भी सुनते। बहुत बहुत शरद बहुत अच्छी गायिका हैं और मैंने कई बार ये गीत उनके मुंह से सुना है। लेकिन इस गीत के बारे में मैं इतना सा कहना चाहूँगा कि कुछ बरस पहले अनुभूति, जो कि शायद सबसे पहली पत्रिकाओं में से, वेब पत्रिकाओं में से है, पूर्णिमा वर्मन जी उसे चलाती हैं। तो जगदीश व्योम जी जो हमारे मित्र रहे हैं, वो हिंदी के 100 सर्वश्रेष्ठ प्रेम गीतों का संकलन तैयार कर रहे थे। और मुझे मालूम था विनोद तो भेजेंगे नहीं उसे, तो मैंने विनोद को बिना बताए ही डॉक्टर जगदीश व्योम को उसके लिए भेजा। और जब वो स्वीकार हो गया तब मैंने विनोद को बताया था। लेकिन विनोद का गीत जो है वो हिंदी के सबसे सर्वश्रेष्ठ 100 प्रेम गीतों में, जिसमें निराला हैं, जिसमें महादेवी वर्मा हैं, जिसमें जयशंकर प्रसाद हैं, तो उनके साथ में चुना गया था। अगली बात जो मैं करना चाहूँगा विनोद के बारे में, कविता के बारे में है। हम फिजिक्स के बारे में तो ज़्यादा मेरे ख्याल में नहीं जाएंगे, बस उस हद तक कि प्रकृति से प्रेम कैसे विनोद को भौतिक शास्त्र तक ले गया, लेकिन कविता के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। और जब कविता की बात होती है तो विनोद का जो प्रयास है काव्यालय, उसकी चर्चा करना ज़रूरी हो जाता है। और आज हमारे साथ में वाणी मुरारका भी हैं। तो विनोद ने ये प्रयास 2001 में शुरू किया था, जबकि आपको अगर याद हो तो ठीक से इंटरनेट भी पूरी तरह से नहीं होता था, ईमेल भी सबके पास उपलब्ध नहीं थी, यूनिकोड भी उस समय तक ठीक से नहीं आया था। लेकिन उस समय में किया गया प्रयास बहुत ही मायने रखता है। मुझे याद है हमने ई कविता शुरू की थी, लेकिन वो भी 2003 में हुई थी और उस समय कितनी कठिनाइयां आई थी। लेकिन विनोद उससे पहले अपने कविता के प्रेम को लेकर और वाणी मुरारका के सहयोग से उन्होंने काव्यालय की साइट जो थी तैयार की। अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। हिंदी की बेहतरीन कविताएं आपको वहां पे मिलेंगी, पढ़ने के लिए भी और सुनने के लिए। वाणी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो इसका लिंक उसमें डाल दें चैट बॉक्स में। तो अब हम आते हैं विनोद की किताब की तरफ। समर्पित सत्य, समर्पित स्वप्न। तो यहाँ पर मैं फिर से बात करना चाहूंगा कि विनोद का जो सौंदर्य से प्रेम रहा हमेशा से, हर क्षेत्र में, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे जिंदगी हो, जिंदगी और संबंधों के प्रति आदर और उनके प्रति सम्मान जो उनका रहा, वो उनकी हर कविता में झलकता है। और फिर भौतिकी में विश्वास तो जैसा उन्होंने स्वयं बताया वो झलकता ही है उनकी हर कविता में। ये किताब वाणी मुरारका के सहयोग से हाल ही में प्रकाशित हुई है और मैं फिर से वाणी से अनुरोध करूंगा कि वो इसका भी पता दें, जिससे कि अमेज़न पे उपलब्ध है ये किताब, आप जाके उसको ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैं जब पढ़ रहा था किताब, तो मुझे उसमें विनोद 5 आयामों को टटोलते हुए दिखते हैं। तो उनमें से 3 आयाम तो स्पष्ट हैं कि आप देखते ही हैं कि किसी की ऊंचाई, चौड़ाई और गहराई।
और क्योंकि विनोद एक भौतिक शास्त्री हैं और उन्होंने आइंस्टाइन को बहुत अच्छी तरह से समझा है, तो एक समय का आयाम भी उसमें जुड़ जाता है। और फिर क्योंकि विनोद एक अच्छे कवि हैं, तो फिर उसमें जो पांचवा आयाम है वो है कल्पना का और स्वप्न का। तो जब इन 5 आयामों को लेकर विनोद कविता लिखते हैं, तो समर्पित सत्य, समर्पित स्वप्न का जन्म होता है। बहुत अच्छी किताब है, बहुत छोटी किताब है, बहुत ज्यादा कविताएं नहीं हैं, लेकिन जितनी भी कविताएं हैं मन को छूती हैं। और एक कविता अब मैं जिसकी तरफ बढ़ना चाहूंगा, वो मेरे ख्याल से विनोद की अगर एक कविता को चुनना चाहें, तो वो जो कविता मैं बात करने जा रहा हूं, चलो घर चलें। मैं अतिशयोक्ति नहीं कहूंगा, लेकिन प्रवासी पीड़ा पर बहुत सी कविताएं लिखी गई हैं, बहुत से फिल्मी गीत भी लिखे गए हैं, लेकिन इस कविता में जो पीड़ा है, जो भोगा हुआ सत्य है, वो झलकता है। और वो एक दुर्लभ बात है, क्योंकि जब हम प्रवासी पीड़ा की बात करते हैं तो अक्सर उसमें कहीं ना कहीं अति नाटकीयता सी आ जाती है। विनोद की कविता में ऐसा नहीं है, मन से लिखी गई कविता है। और मुझे मालूम है कि इस कविता की कुछ पंक्तियों के पीछे कुछ सच्ची घटनाएं हैं। तो मैं विनोद से आग्रह करूंगा कि अगर विनोद उससे पहले कुछ बात करना चाहें तो विनोद का स्वागत है। जो मैंने नहीं पूछा है, जो विनोद लाना चाहें उसकी बात करें। और फिर उसके बाद मैं आग्रह करूंगा कि हम इसका साक्षात्कार का जो अंत है वो उस कविता के साथ करें, क्योंकि उस कविता के बाद फिर कुछ कहना लगभग असंभव सा हो जाता है। मैंने देखा है लोगों की आंखों को नम होते हुए उस कविता को सुनने के बाद। तो हम विनोद से पहले आग्रह करेंगे कि वो अपने मन की बात कहें, जो भी उनके मन में है, जो मैंने नहीं पूछा है वो लाना चाहते हैं, और उसके बाद फिर हम उनसे वो कविता सुनना चाहेंगे। चलो घर चले। धन्यवाद अनूप। ये बात अनूप की बिल्कुल ठीक है। ये कविता जो है मेरे मन के बहुत निकट है और इसमें मेरी अपनी भावनाएं बहुत अधिक अभिव्यक्त हैं। उसके पहले 2 बहुत आवश्यक बातें मुझे कहनी थी, अनूप ने समय दिया है तो जरूर कहूंगा। जी जी। एक तो ये कि सौंदर्य की अनुभूति और अभिव्यक्ति मेरी कई कविताओं में है और मुझे है, लेकिन 2 पंक्तियां ऐसी हैं जो मेरी नहीं है, किसी और की है, अभी बताता हूँ किसकी है। वो उससे अच्छा मैं नहीं लिख पाया अभी तक। ये 2 पंक्तियां अनूप की हैं। ये है कि आसमां में खलबली है सब यही पूछा कि कौन फिरता है जमीन पर चांद सा चेहरा लिए। ये मेटाफर चांद का मैंने कई बार इस्तेमाल किया है, लेकिन इतना मौलिक, इतना शैक्षिक नहीं कर पाया। तो ये अनूप की एक, मैंने वो महात्मा गांधी पे एक कविता थी वो कोट की, और ये सौंदर्य पे ये इतनी सुंदर, ये हमेशा रहती है मेरे दिमाग में। ऐसे ही 1-2 साहिर की कविताएं हैं जो मेरे दिमाग में, मुझे लगता है उससे आगे मैं कहीं नहीं पाऊंगा। एक तो चांद के ऊपर, चांद का जो मेटाफर है, इससे अच्छा मैं कभी नहीं सोच पाया। एक और है, मैं कविता की भाषा पे मैं अक्सर बात करता हूँ, छात्रों से जिक्र करता हूँ, तो उसमें अनूप की ही एक है, वो अब अनूप से ही सुने, लेकिन उसकी एक पंक्ति वो मुझे बहुत ही, क्या कहूँ, प्रेरित करती है। मन करता है कभी कविता चुराऊं तो ये चुराऊं, ये वाली। तो इसमें अनूप की ये चतुष्पदी है, वो पूरी नहीं सुनाऊंगा, अनूप से ही सुनेगा कभी। लेकिन उसमें एक पंक्ति है कि तुम्हारे कसमसाने का कोई मतलब रहा होगा। तो ये जो भाषा का, ये जो कंपोजिशन है, संयोजन है कि कोई मतलब रहा होगा का उपयोग, तो ये भाषा से काव्य का सौंदर्य बढ़ जाता है। तो एक बात मुझे ये कहनी थी। दूसरी बात और भी विशेष है, वो ये कि कविता लिखा तो मैंने 7 वर्ष की आयु से ही शुरू किया, लेकिन जब मुझे कविता की उपलब्धि हुई तब जब काव्यालय से जुड़ा हूँ। तो 2001 में काव्यालय से जुड़ने के बाद मुझे लगा कि हाँ, अब मेरी कविता को जैसे ठिकाना सा मिल गया।
और काबेले जैसी संस्था और वाणी ने जितने डिवोशन से इसको आरंभ किया था उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। तब किया था जब लोगों को इंटरनेट पता भी नहीं था। तब वो था जियो सिटीज, एक साइट थी, वहां पे लोग अपने बनाते थे इंटरनेट, तो वाणी ने वहां से शुरू किया। तो वो मैंने पहली बार पढ़ा था, तो उसमें बच्चन की मधुशाला पढ़ी थी उसपे। तब मैंने वाणी को लेटर लिखा कि तो बहुत ही नई बात है, मौलिक बात है। तब से मेरा वाणी से परिचय हुआ। तो वाणी के परिचय के बाद मेरी कविता को एक तरह से एक नई शक्ति मिली, और इस किताब का पूरा श्रेय वाणी को ही जाता है। इसमें जो इसमें इलस्ट्रेशंस हैं, चित्रकारी है, वो सब वाणी की है, और इस किताब की जितनी मेहनत थी वो सब वाणी की है। इसलिए वाणी को इसका धन्यवाद। ये दो बातें मैं कहना चाहता था खासतौर से। आपकी कविता पर आते हैं विनोद, आगे। कविता ये मेरे बहुत नजदीक है, जैसा मैंने कहा, और मैं स्वयं भावुक हो जाता हूँ कविता सुनाते सुनाते, तो बाद में मेरा गला रूंधने लगता है। उसमें गला ज्यादा रूंध जाए तो उसके लिए क्षमा करें, थोड़ा सा व्यवधान शायद पड़े। तो यह है प्रवासी गीत। तो अनूप ने इसका थोड़ा परिचय तो दिया है। इसमें जो मुख्य भावना यह है कि हम भारत के बाहर कितने भी दिन रहें, कहीं भी रहें, लेकिन कभी मन में चोट लगती है तो लंदन की पिकाडिली या न्यूयॉर्क का सेंट्रल पार्क उसकी याद नहीं आती, याद उसी गांव की वही धूल भरी गलियों की आती। इसी भावना पे है चलो घर चलें, चलो घर चलें, लौट चलें अब उस धरती पर जहां अभी तक बाढ़ तक रही, ज्योतिहीन गीले नैनों से जिनमें हैं भविष्य के सपने, कल के ही बीते सपनों से। आंचल में मातृत्व समेटे माँ की क्षीण टूटती काया, वृद्ध पिता भी थका पराजित किंतु प्रवासी पुत्र न आया। सांसें भी बोझिल लगती हैं उस बूढ़ी दुर्बल छाती पर, चलो घर चलें, लौट चलें अब उस धरती पर। चलो घर चलें, लौट चलें अब उस धरती पर। कई बार लगता है ये हम सबकी कहानी है, जो मैं सोचता हूँ वो और भी कितने लोग आप लोगों में सोचते होंगे। तो चलो घर चलें, लौट चलें अब उस धरती पर जहां बहन की कातर आंखें ताक रही हैं नीला अंबर, जहां बहन की कातर आंखें ताक रही हैं नीला अंबर, आंसू से मिट गई उसी की सजी हुई अल्पना द्वार पर, आंसू से मिट गई उसी की सजी हुई अल्पना द्वार पर, सुना रहा दूज का आसन, चांद सरीखा भाई न आया, अपनी सीमाओं में बंदी एक प्रवासी लौट न पाए। सूख गया रोचना हाथ में, बिखर गए चावल के दाने, सूख गया रोचना हाथ में, बिखर गए चावल के दाने, छोटी बहन उदास रुआसी भैया आए नहीं मनाने, छोटी बहन उदास रुआसी भैया आए नहीं मनाने, अब तो कितनी धूल जम गई राखी की रेशम डोरी पर, चलो घर चलें, लौट चलें अब उस धरती पर। मेरी एक छोटी बहन की मृत्यु हो गई कोविड में, तो इसको पढ़ते समय उसका भी ध्यान आ जाता है। तो छोटी बहन उदास रुआसी भैया आए नहीं मनाने, अब तो कितनी धूल जम गई राखी की रेशम डोरी पर, चलो घर चलें, लौट चलें अब उस धरती पर। चलो घर चलें, लौट चलें अब उस धरती पर, कितना विषम विवश है जीवन, रोजगार के कितने बंधन, केवल एक पत्र आया है, छोटा सा संदेश आया है, बहुत व्यस्त हैं आ न सकेंगे, शायद अगले साल मिलेंगे। एक वर्ष की और प्रतीक्षा, ममता की ये विकट परीक्षा, धीरे धीरे दिए बुझ रहे हैं आशाओं की देरी पर, चलो घर चलें, लौट चलें अब उस धरती पर। चलो घर चलें, लौट चलें अब उस धरती पर, अगला साल कहाँ आता है, आखिर सब कुछ खो जाता है, अंतराल की गहराई में
जीवन तो चलता रहता है भीड़ भाड़ की तन्हाई में, नई नई महफिलें लगेंगी, नए दोस्त अहबाब मिलेंगे, इस मिथ्या माया नगरी में नए साज सामान सजेंगे, लेकिन फिर वो बात न होगी, जो अपने हैं वो न रहेंगे, घर का वो माहौल न होगा, ये बीते क्षण मिल न सकेंगे। वर्तमान तो जल जाता है काल देवता की काठी पर, चलो घर चलें लौट चलें अब उस धरती पर। चलो घर चलें लौट चलें अब उस धरती पर, जहां अभी भी प्यार मिलेगा, जहां अभी भी प्यार मिलेगा, रूठे तो मनुहार मिलेगा, अपने सर की कसम मिलेगी, नाजुक सा इसरार मिलेगा, होली और दिवाली होगी, राखी का त्योहार मिलेगा, सावन की बौछार मिलेगी, मधुरिम मेघ मल्हार मिलेगा, धुनक धुनक ढोलक की धुन पर कजरी का उपहार मिलेगा, एक सरल संसार मिलेगा, एक ठोस आधार मिलेगा, एक अटल विश्वास जगेगा अपनी प्रामाणिक हस्ती पर। चलो घर चले, चलो घर चले, चलो घर चलें लौट चलें अब उस धरती पर। पूरी होती नहीं प्रतीक्षा, पूरी होती नहीं प्रतीक्षा, कभी प्रवासी लौट न पाए, कितना रोती रही यशोदा, गए द्वारका श्याम न आए, दशरथ गए सिद्धार्थिता, पर राम गए बनवास न आए, कितने रक्षा बंधन बीते, भैया गए विदेश न आए, अंबर एक एक है पृथ्वी, फिर भी देश देश दूरी पर। चलो घर चले, चलो घर चलें लौट चलें अब उस धरती पर, जहां प्रतीक्षा करते करते सूख गई आंसू की सरिता, उद्वेलित उत्पीड़ित मन के आहत सपनों की आकुलता, तकते तकते बाट चिता पर राख हो गई माँ की ममता, दूर गगन के पार गई जो आंखों में ले सिर्फ विवशता, एक फूल ही अर्पित कर दें उस सूखी जर्जर अर्थी पर। चलो घर चलें, इसका अंतिम है। चलो घर चलें लौट चलें अब उस धरती पर, जहां अभी वो राख मिलेगी, जिसमें निहित एक स्नेहिल छवि स्मृतियों के कोमल स्वर में मधुर मधुर लोरी गाएगी, और उसी आंचल में छुपकर किसी प्रवासी मन की पीड़ा, युगों युगों की ये व्याकुलता पिघल पिघल कर बह जाएगी, एक अलौकिक शांति मिलेगी, आंख मूंद कर सो जाएंगे सर रखकर माँ की मिट्टी पर। चलो घर चले। धन्यवाद। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर रचना। So beautiful. It made me so emotional, so nice, and it's a story of all of us here. It was very nice. जी को सुनना हमेशा ही श्रेयस्कर और सुखकर होता है। I will request everybody to mute your mic. Just let them continue. Yeah. बहुत बहुत धन्यवाद विनोद। और इसकी अगर मुझे कुछ पंक्तियां चुनने को कहा जाए तो वो मेरी पसंद की जो पंक्तियां हैं कि एक सरल संसार मिलेगा, एक ठोस आधार मिलेगा, एक अटल विश्वास जगेगा, अपनी प्रामाणिक हस्ती पर, चलो घर चलें लौट चलें अब उस धरती पर। यही पंक्तियां हैं जो हमें अभी भी घर लौटने की तरफ हॉन्ट करती हैं। तो जैसा मैंने कहा था कि इस कविता के बाद कुछ कहने को रह नहीं जाता, तो विनोद की जैसे मैंने जानबूझ के विनोद की जो हमने चाहा था कि हम उनकी पूरी लाइफ हिस्ट्री को ट्रेस करें, लेकिन मेरे ख्याल से जो बातें आनी चाहिए थी वो सामने आ गई हैं। लेकिन एक सिर्फ कुछ लोग जो जानना चाहते हैं विनोद के बारे में, तो मैं उनकी एक थोड़ी सी संक्षेप में उनकी जीवनी मैं प्रस्तुत कर देता हूं कुछ पंक्तियों में, समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए। तो विनोद का जन्म हरदोई में हुआ, जैसा उन्होंने बताया था। प्रारंभिक शिक्षा हरदोई में हुई। उसके बाद विनोद आते हैं
हरदोई से वो आते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में, जहाँ से उन्होंने बीएससी और एमएससी की, और शायद वहीं पर डॉक्टर किशन कुमार के वो समकक्षी रहे, एक ही कॉलेज में पढ़े। लखनऊ के बाद विनोद आते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में अपनी पीएचडी करने के लिए, भौतिक शास्त्र में ऑफ कोर्स, और जिसमें उन्होंने बताया कि डॉक्टर डीएस कोठारी जी के सुपुत्र लक्ष्मण कोठारी जी, जो स्वयं एक बहुत बड़े भौतिक शास्त्री थे, उनके साथ विनोद ने अपनी पीएचडी की। उसके बाद विनोद जाते हैं आईआईटी कानपुर में, जहाँ पे उन्होंने पोस्ट डॉक्टरल किया करीब 2 बरस, और उसके बाद फिर वो आपके देश इंग्लैंड आते हैं 1966 में ऑक्सफोर्ड में, और वहाँ पर करीब इंग्लैंड में उन्होंने करीब 4 और 8 बरस उन्होंने बिताए। और उसके बाद फिर विनोद करीब 34 बरस की उम्र में सीधे भारत लौटने का मन बनाते हैं, और सीधे उनकी प्रतिभा को, उनकी योग्यताओं को देखते हुए 34 बरस की उम्र में उन्हें पिलानी जैसी प्रतिष्ठित संस्था में डीन ऑफ रिसर्च एंड कंसल्टेंसी डिवीजन नियुक्त किया जाता है। और यहाँ पर वो ऐतिहासिक क्षण भी आता है जब मेरी उनसे मुलाकात हुई। बहुत मधुर स्मृतियां हैं मेरी उनके पिलानी के साथ की। तो भौतिक शास्त्र तो मैंने उनसे ज़्यादा नहीं सीखा, लेकिन कविता ज़्यादा सीखी, और ज़िंदगी को कैसे जीना चाहिए मैं कहूँगा वो बहुत सीखा। तो मैं अतिशयोक्ति नहीं कहूँ तो मैं उनको अपना फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड मानता हूँ। जिंदगी में अगर मुझे 2-3 व्यक्तियों को चुनने को कहा जाए जिन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, तो डॉक्टर विनोद तिवारी उनमें से होंगे। पिलानी के बाद करीब 80 के दशक में 1985 के करीब मैं भी अमेरिका आ गया था स्थायी रूप से, और लगभग उसी समय विनोद भी आते हैं अमेरिका में। और तब से उन्होंने पहले वॉशिंगटन डीसी में काम किया, और उसके बाद काफ़ी बरस से लगभग 85 से वो NIST नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी में बोल्डर कोलोराडो में कार्यरत हैं, और बहुत से नोबल विजेताओं के साथ उन्होंने काम किया है। और आज हम उनके एक सहयोगी डॉक्टर एड से भी सुनेंगे, बात करेंगे उनके कार्य के बारे में। तो तब से विनोद वहीं पर हैं, और मेरा सौभाग्य है कि हम तब से संपर्क में हैं, पारिवारिक संबंध हो गए हैं, और मैं उसके लिए अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं। तो ये विनोद की छोटी एक जो लाइफ स्केच जिसको कहना चाहिए मैंने खींचने की कोशिश की। और अब हम कन्हैया जी मुझे इशारा कर रहे हैं कि हमारा साक्षात्कार का समय खत्म हो रहा है। मैं एक बार फिर से लेकिन विनोद को समय देना चाहूंगा, अगर वो कुछ भी बात कहना चाहें अपने मन की, तो 2 मिनट या कुछ मिनट उनको फिर से देते हुए फिर हम उन अपने और अतिथियों की तरफ चलेंगे जो हमने विनोद के बारे में बात करेंगे, उन पे आएंगे। लेकिन 2 मिनट विनोद के लिए एक बार फिर से। नहीं, आप लोगों ने इतना सब कुछ कहा है, मुझे बोलने को मन भरा हुआ है, मेरा कहते नहीं बनता, लेकिन धन्यवाद देना है। ये संस्था है जो आपकी ये गीतांजलि, और ये गीतांजलि बहुभाषीय मल्टीलिंगुअल कल्चरल लिटरेरी सोसाइटी, ये इसके विषय में जान के मुझे बहुत खुशी हुई। डॉक्टर कृष्ण कुमार के विषय में जान के, फिर उनके विषय में मैं जानता पहले से था, लेकिन उनसे बात तभी हुई तब पता चला कि ये वही कृष्ण कुमार हैं, इनके विषय में मैं जानता हूँ। तो उन्होंने जितना योगदान दिया है हिंदी के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, और उसके मैं उनका इतना सम्मान करता हूँ। इस पूरी संस्था का बहुत सम्मान करता हूँ जिसका उद्देश्य है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहे हैं, राखी जी की मुझे याद है, तो उनको भी बहुत धन्यवाद, और मुझे आमंत्रण पत्र भेजने के लिए धन्यवाद। कन्हैया जी से, कृष्णा जी तो मुझसे बहुत छोटे निकले,
लेकिन ये इसको बहुत धन्यवाद, ये मुझसे बहुत आगे हैं, वैसे उद्योग में अपने डॉक्टर हैं। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर विशेष धन्यवाद अनूप को, इतनी अच्छी तरह संचालन किया। मेरे व्यक्तित्व का एक तरह से वो पहलू आपके सामने रखा जो शायद मैं वैसे नहीं रख पाता। और जो लोग बोलने आए हैं, मेरी पत्नी, इनका क्या योगदान है तो कहाँ तक गिने एक एक करके, लेकिन इनको धन्यवाद। और एड गर्बुक जी, अभी उनकी शक्ल दिखी नहीं, यही उनकी थी, उनके मेरे ऊपर बहुत ऐसा, उनके साथ फिजिक्स में काम करना एक बड़े सौभाग्य की बात है। Ed, what I'm saying is I'm lucky, I'm fortunate to be working with you. That is a great contribution to my career, my knowledge of physics. He's a great physicist. So Ed, thanks. और फिर वाणी मुरारका को बहुत धन्यवाद। मेरी कविता में जो भी व्यक्तित्व है, वाणी उसकी जिम्मेदार। तो आप सबको धन्यवाद और मेरी किताब की चर्चा के लिए बहुत धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद विनोद। It was fun. Yeah, so now I will अब मैं कृष्ण कुमार जी को बुलाना चाहूंगा कि वो आके लोगों को धन्यवाद ज्ञापन करें और प्रोग्राम की समाप्ति की घोषणा करें। कृष्ण कुमार जी। धन्यवाद कन्हैया। As I had said right in the beginning, this program is going to be, I'm speaking in English for the benefit of Ed. Yeah. And this program is going to be very unusual and very special. At that time, I didn't know what's really going to turn out to be. But as it so happens, it has turned out to be a very unusual, very special, and very unique program. Dr. Vinod Tiwari is an accomplished physicist and researcher. There can be no doubt, or there should be no doubt to anyone. I can possibly talk on some of the research work which Ed has indicated for some time, because these defects which Ed has indicated are responsible for many, many materials and different properties of the material. This I had been thinking for many years, but unfortunately I couldn't turn them into some sort of hypothesis or some sort of conclusions. So Indian community is blessed with Vinod Tiwari's presence in US and the sort of the work he has done. So thank you, Dr. Vinod Tiwari. Thank you, Sharad ji. Thank you, Ed, for joining in and putting up with most of the time in Hindi. But you said your Hindi is rusted. We didn't have a sample of the rusted Hindi, did we? Would have been nice to have a sample of the rusted Hindi. But I'm afraid not. Sorry. Thank you. Thank you. And so thank you, Ed. Bani Murarka ji, I don't know, as I said earlier, whether I met you or we met each other in Calcutta in 2014 and 15 afterwards when I visited Keshinath Tripathi ji, and with him I went on various literary and book and cultural programs in Calcutta. So thank you, Wani ji. Thank you, Wani Murarka. अब मैं हिंदी में मूव कर देता हूँ। तो वाणी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अनूप, क्या कहना, यानी एक्सटेम्पोर सारी बातें की और इतने अच्छे ढंग से की कि अगर आप लिख करके करते तो शायद ऐसा न होता। आप दोनों का पिलानी से संबंध था, मतलब विनोद जी के जीवन को अगर हम लेकर अपने जीवन के साथ उसकी तुलना करते हैं तो उसमें बहुत समानताएं हैं, बहुत समानताएं हैं। मतलब एक नहीं
मतलब जीवन के हर पल पल पर समानता है। आपकी कविताएं जीवन दर्शन और मौत। मेरी पहले कविता संग्रह का शीर्षक ही मैं अभी मरा नहीं, जिसके अंदर सारी कविताएं मौत और जीवन के दर्शन को दर्शाती हैं। और आपकी कविता सुन करके मंत्रमुग्ध हो गया मैं। तो पिलानी से आपका और अनूप का संबंध रहा है, और मैं भी पिलानी गया था 1958 में इस इरादे से मैं पिलानी इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ के निकलूंगा। 6 दिन 5 दिन मैं रहा, शंकर भवन हॉस्टल में मैं था, मंदिर के सामने। और वहां पे खड़े मसूर की दाल खूब मिलती थी। लोहारू के जमीन के रंग की मिलती जुलती। लेकिन मैं पिलानी से पढ़ नहीं पाया, पिलानी से वापस लखनऊ यूनिवर्सिटी चला गया। उसकी भी अपनी एक कहानी है। तो आपके और मेरे जीवन के बीच में अनेक समानताएं हैं, उसके बारे में बात करने के लिए विनोद जी, ईश्वर अगर चाहेगा तो कभी हम एक दूसरे से रूबरू होंगे और गहराई में बात करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद उन सब का जो आज के इस कार्यक्रम से जुड़े। कन्हैया मेरे अनुज हैं, लेकिन फिर भी मैं उनसे क्षमा मांगता हूं कि आज का कार्यक्रम काफी लंबा खिंच गया। कन्हैया समय के बारे में बहुत ही तत्पर रहते हैं, बहुत यानी उनको ध्यान रहता है कि समय की सीमा का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, जो बिल्कुल ठीक है। लेकिन समय का अतिक्रमण होने के लिए है, और कभी कभी हम समय का अतिक्रमण करते हैं, इसलिए नहीं कि हम करना चाहते हैं। समय खुद हमसे कहता है कि मुझको लेकर के साथ चलो। तो आज समय का अतिक्रमण थोड़ा सा हुआ, लेकिन बहुत अच्छा हुआ। लोगों को एक अद्भुत कार्यक्रम की झलक मिली, और वो उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे YouTube के माध्यम से या किसी भी माध्यम से आज जुड़े हैं और बाद में भी जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इसके साथ में कन्हैया, अनूप, विनोद जी, एड एंड ऑल दोस्त, मैं कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगा अंत में कि आप लोग जितने भी लोग जुड़े हैं, वो अगर इस प्रोग्राम को देखना चाहते हैं तो आप YouTube पे जाके और गूगल में जाके gmlcuk.com डाल के और इस प्रोग्राम की पूरी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। और वैसे मैं इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग अनूप जी और विनोद जी आपको मैं भेज दूंगा ताकि आप लोगों से शेयर कर सकें। और जैसा कृष्ण कुमार जी ने कहा, मैंने जानबूझ के मौन धारण किया हुआ था कि मैं चाहता था कि प्रोग्राम पूरे आयाम पर पहुंचे और पूरे अच्छाई पे पहुंचे। और इस प्रोग्राम को समापन होने में अगर आधे घंटे का विलंब भी हुआ है तो ये बहुत अच्छी बात है कि इस प्रोग्राम को हम लोग एक अच्छे मुकाम पे ले गए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। नमस्कार। जाते जाते 30 सेकंड, ये गलत होगा अगर हम विनोद की कविता से ही समाप्त न करें, तो मैं विनोद की ही 4 पंक्तियां के साथ इसके समापन की करता हूं, मुझे बहुत पसंद है। तो विनोद कहते हैं कि चश्मे पूर्णम बही न बही, चश्मे पूर्णम बही बही न बही, जिंदगी है रही रही न रही, और तुम तो कह दो जो तुमको कहना था, तुम तो कह दो जो तुमको कहना था, मेरा क्या है कही कही न कही। तो आशा है कि विनोद बस इसी तरह कहते रहें और हम सुनते रहें। आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।